Hi students. In my previous lecture on the Evidence Act, we had covered sections 85A, 85B and 85C, presumptions regarding electronic evidences. We saw that there were two types of electronic evidences which were covered there: unsecured electronic evidences as well as secured evidences, secured electronic evidences. We saw that there was no presumption regarding unsecured electronic record, but there was a presumption regarding a secured electronic record. We also saw that there was a presumption, shall presume, regarding agreements, and we saw the entire law in detail. Also, the last presumption in 85C, shall presume, regarding the digital service provider, the certificate, the digital certificate which is being given. There was a presumption regarding that also. We saw all the aspects in my previous lecture. We now go on to the next topic of shall presume. Section 89 is the next section on shall presume. Section 89 is basically on, I will say it is more or less a punitive section. It invokes the principle that in case one does not follow the rule of law, then a punitive action, in the sense that we will presume कि जिस चीज को आप छुपा रहे हो वो है. Let's पहले go through, let's 89 को पढ़ते हैं, then we'll come into it. Section 89, the court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law. We are basically invoking the principle of necessity in this section. ये क्या कह रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट हमने नोटिस देके बुलवाया, we called for a document by notice. You know, notices can be given by the party and courts can also give an order to produce a document. जब हम आएंगे सेक्शन 66 एविडेंस एक्ट में, वहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक नोटिस दे सकती है कि काइंडली प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट. अगर वो नहीं प्रोड्यूस करता है तो फिर वो पार्टी कोर्ट के पास जा सकती है और कह सकती है हमने इसको नोटिस दिया था डॉक्यूमेंट के लिए, ये नहीं दे रहा है, तो लेट प्लीज अलाउ अस टू गिव अ सेकेंडरी कॉपी. इसलिए बहुत बार हम सीपीसी में देखेंगे कि देयर विल बी नोटिसेस टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर सिविल लॉ में. तो अगर नोटिस मैंने आपको दे दिया और आप फिर भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब प्रिजम्पशन क्या हो गया? आप मुझे नहीं देना चाहते. क्यों नहीं देना चाहते? कुछ ना कुछ उसमें झोल है, कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है. तो इसीलिए हम अब नेचुरली, आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हमने आपको नोटिस दिया तब भी नहीं आप दे रहे, तो अब कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? हम डॉक्यूमेंट आपका किस लिए बुला रहे हैं? 3 पर्पसेस के लिए. ये चेक करने के लिए कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, वो प्रॉपरली अटेस्ट हुआ या नहीं, वो प्रॉपरली स्टैम्प हुआ था कि नहीं. हम ये तीनों चीजें प्रिज्यूम कर लेंगे. मतलब जहां आप नहीं ला रहे, मतलब मैंने आपको नोटिस दे दिया, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप नोटिस के जवाब में मुझे डॉक्यूमेंट्स दो. अगर आपने ना दिए तो कल को आई विल गो टू द कोर्ट, आई विल गेट 2 पावर्स. एक सी व्हेन आई गिव यू अ नोटिस कि डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, या तो आप कर दो, तब तो बात खत्म. पर आप नहीं कर रहे, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या मुझे पास पावर मिल जाएगी? एक पावर मुझे देगा सेक्शन 65 कि अगर अब मेरे पास उसका कोई कॉपी है, सेकेंडरी एविडेंस है, तो मैं वो प्रोड्यूस कर दूंगा. सो आइदर आई विल प्रोड्यूस अ सेकेंडरी कॉपी दैट इज अलाउड टू मी बाय सेक्शन 65. पहला काम. अब अगर सपोज मेरे पास सेकेंडरी कॉपी भी नहीं है, तो मैं अब क्या करूं? तो अब मैं कोर्ट के पास आऊंगा कि सर मैं थक गया मांग के से डॉक्यूमेंट, मैंने 1 नोटिस 2 नोटिस 3 नोटिस भेज दिए, सर ये नहीं ला रहा. कोर्ट कहेगा टेंशन मत लो, मैं वो जिस पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट बुला रहे हो वो पर्पस मैं खुद ही मान लेता हूं. पर्पसेस क्या है? 3 पर्पस. दैट द डॉक्यूमेंट वाज अटेस्टेड, हमने मान लिया. नहीं प्रोड्यूस करता ना करे, हमने मान लिया कि उसने अटेस्ट किया है वो.
दैट इट वाज प्रॉपरली स्टैम्प्ड, हमने मान लिया वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, एंड इट वाज प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, हमने ये भी मान लिया कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है, नहीं लाना चाहता, नहीं देना चाहता डॉक्यूमेंट, ना दे। सो दैट इज वाई कहीं ना कहीं इसमें एक हम कह सकते हैं हल्का सा प्यूनिटिव एलिमेंट है, पनिशिंग एलिमेंट है, कि अगर नहीं दोगे तो कोर्ट मान के चलेगी आपने दे दिया और ये चीजें प्रूव हो गई आपके खिलाफ। सो दैट इज व्हाट सेक्शन 89 स्टैंड्स फॉर। यू नो, सेक्शन 89 is important from prelims point of view as well as interview point of view. दोनों points of view से लिख लेना इसको. It says, 89 says, the court shall presume that every document which has been called for and still not produced, despite the notice which I have given to produce, then I will invoke the principle of necessity, and there will be little punitive action against you in the sense that we will now take a presumption. And it is not may presume, it is shall presume. What is that presumption? That the document was attested, it was stamped and executed in the manner required by law. जिस चीज के लिए मैं डॉक्यूमेंट मांग रहा था, जो मुझे प्रूविंग करनी थी डॉक्यूमेंट की, वो प्रूविंग का प्रिजम्पशन कोर्ट सीधा ले लेगा अगर आपने प्रोड्यूस नहीं किया. I hope everybody is clear about this law. Okay. We now go to the next may presume, shall presume, which is section 105. अब चलते हैं 105 में. (105) extremely important section है. ये हमारे क्रिमिनल लॉ का जुड़ा हुआ एक टॉपिक है. इसका पहले बैकग्राउंड देखते हैं. पहली बात तो यह है कि सेक्शन 105 डील्स ओनली विद क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ बेस है इसका, और खासकर आईपीसी एंड अदर ऑफेंसेस बेस है. वुलमिंगटन में हमने आईपीसी में क्या पढ़ा था? वुलमिंगटन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1935 इंग्लिश लॉ. what did we study? That the burden of proving is always on the prosecution, and this burden never exists, never shifts. ये पढ़ा ना हमने. ओके. अब सपोज मैं कोई बेनिफिट मांगना चाह रहा हूं जनरल एक्सेप्शन का. मैं एक बेनिफिट मांग रहा हूं कि सर जब मैंने मर्डर किया, मेरे पे मर्डर का चार्ज है. सर जब मैंने मर्डर किया उस टाइम पे मैं पागल था, मेरे पे पागलपन का दौरा था, मैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड सेक्शन 84 का बेनिफिट मांग रहा हूं. या मैं ये कहता हूं कि सर मर्डर मैंने प्राइवेट डिफेंस में किया, मेरा मर्डर करने का कोई इरादा नहीं था, उसने मुझे अटैक किया, जान से मारने के लिए अटैक किया, मुझे रेप करने के लिए अटैक किया, मैंने उसका मर्डर कर दिया, तो मुझे तो बेनिफिट मिलना चाहिए सेक्शन 100 आईपीसी का. मैं ये बेनिफिट मांग रहा हूं ना. इससे पहले कि मैं इस चीज में जाऊं, मुझे आपको याद कराना है सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी. सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि हर सेक्शन में आईपीसी के हर इलस्ट्रेशन में जितने भी जनरल एक्सेप्शंस हैं वो उसके अंदर ही बुने हुए हैं, वो उसके अंदर उसी का पार्ट है. एज अ रिजल्ट सेक्शन 6 के मुताबिक बाई चांस एक बेनिफिट नहीं मांगा, सपोज लेट्स टेक अ केस, यही केस लेते हैं, मेरे पे मर्डर का चार्ज है और मर्डर के टाइम पे मेरा ये ट्रायल चल पड़ा. ट्रायल चलते चलते डिफेंस ने ये बेनिफिट नहीं मांगा, जो भी रीजन था डिफेंस ने नहीं मांगा. PW 1 आया, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 आया, उसने कहा सर ये आदमी अजीब सा है, मर्डर करके उसकी लाश के ऊपर डांस कर रहा था. दूसरे ने कहा हाँ सर बिल्कुल पागल है, मर्डर करके अच्छा अच्छा हंस रहा था और उसके खून को टेस्ट कर रहा था. आई नो इट्स यक, बट एनीवे, नाउ
तीसरा और आया, वो कहता सर ये तो है ही पागल, ये तो जिसको आदमी को देख ले उसको पत्थर मारना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता प्रूफ शुरू हो गया कि ये पर्सन अनसाउंडेड माइंड का है, और उसने बेनिफिट नहीं मांगा अभी तक। उसने सेक्शन 84 का जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मांगा अभी तक। वकील ने अभी तक नहीं बोला। कोर्ट की ड्यूटी है, बहुत सारे जजमेंट्स हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अप्राइज हिम दैट यू कैन टेक द बेनिफिट। कोर्ट की जिम्मेवारी है उसको बोले आप पागलपन का बेनिफिट क्यों नहीं मांग रहे? Why are you not asking for the benefit of section 84? You can take that benefit. मैं आपको देने को तैयार हूं। कोर्ट की जिम्मेवारी है बिकॉज ऑफ सेक्शन 6 आईपीसी। तो जहां मैं किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा हूं आईपीसी के, या किसी भी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा हूं, किसी भी प्रोवाइजो में आ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मर्डर में आ जाओ। मर्डर में एक्सेप्शंस हैं, 5 एक्सेप्शंस। मैं उन 5 एक्सेप्शंस में आ रहा हूं, मैंने नहीं मांगा बेनिफिट नहीं मांगा देन जहां मैंने बेनिफिट नहीं मांगा, कोर्ट की जिम्मेवारी है आपको बोले यू कैन टेक दिस बेनिफिट, इफ यू वांट यू कैन टेक दिस बेनिफिट। इट इज माय ड्यूटी एज अ कोर्ट टू टेल यू बिकॉज द एंटायर जनरल एक्सेप्शंस आर इनबिल्ट इन एवरी सेक्शन। तो कोर्ट की जिम्मेवारी है कि आपको अगर चार्ज कर रहा है तो यह भी बताए कि आप ये बेनिफिट मांग सकते हो। अब जब कोर्ट कह रहा है कि आप ये बेनिफिट मांग सकते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि कोर्ट इसकी तरफ हो गया। कोर्ट खुद कह रहा है जी आप बेनिफिट मांग लो, तो दूसरी पार्टी कहेगी साहब तो कोर्ट के जज साहब तो मान गए, तो पागल है, ये तो बच गया, मेरा तो आदमी भी मर गया और इसको तो कोर्ट तो बड़ा लीनियंट व्यू दिखा रहा है, कोर्ट का तो दिल लग रहा है इसके फेवर में हो गया। अब जायज बात नहीं लग रही ना, क्योंकि दूसरा विक्टिम का तो आदमी मर गया। इसीलिए सेक्शन 105 बनाया गया है। नो डाउट इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इन्फॉर्म यू, टू मेक यू अवेयर दैट यू डू हैव a right to be given the benefit. You can always now bring up this matter of benefit, no doubt. But the court shall presume कि वो circumstance पागलपन का, प्राइवेट डिफेंस का नहीं है। कोर्ट ही आपको बोलेगी ये क्यों नहीं मांग रहे। आपने कहा हाँ सर, ओहो सर ने पढ़ाया भी था सर, मैं भूल ही गया, ठीक है सर, हाँ हम मांगते हैं, फाइन। आई एज अ कोर्ट टेक अ प्रिजम्पशन कि ये पागल नहीं है। ये पागल नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? बर्डन ऑफ प्रूविंग आप पे है। इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूविंग कि मैं पागल हूं, कि मैं जनरल एक्सेप्शंस में आ रहा हूं, मैं किसी प्रोवाइजो में आ रहा हूं, मैं किसी एक्सेप्शन में आ रहा हूं, द बर्डन ऑफ प्रूविंग इज अपॉन मी। सो यहां पे द बर्डन ऑफ प्रूविंग, आई विल नॉट कॉल इट बर्डन ऑफ प्रूविंग, आई विल कॉल इट ओनस ऑफ प्रूविंग। इन दोनों में फर्क होता है, हम आगे जाके देखेंगे। द ओनस इज प्रूविंग इज अपॉन मी। सो जब तक मैं प्रूव नहीं करूंगा कि मैं पागल था उस टाइम पे, प्रोसिक्यूशन का कोई काम नहीं है। तो अब क्या होगा? अब जैसे लेट्स टेक दिस केस, एक एग्जांपल के बेस में लेते हैं। केस चल रहा है मर्डर का, मेरे पे मर्डर का चार्ज है, मेरे पे चल रहा है PW 1 2 3 4 5 6 आगे 6 के 6 ने कहा सर ये तो पागल है, ये लाश पे नाच रहा था, ये खून टेस्ट कर रहा था, या अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, प्रूव हो गया कि जी पागल है। अभी तक डिफेंस ने बेनिफिट नहीं मांगा। कोर्ट कहता है वकील साहब आप व्हाई यू नॉट टेक आस्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84?
Oh, sir, I will take. Yes, sir. I want to take the benefit. Fine. Now, I will presume that he is not mad. You will now prove that he is mad. That means the burden of proving is now upon the accused who wants to take the benefit of any general exception or proviso. I hope I've understood. एक बैलेंस कर देता है. इसलिए सेक्शन 105 हमें बहुत सारी चीजें बताता है कि जब भी कोई जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मांगे या कोई भी लॉ का एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन या अगर कोई प्रोवाइजो का बेनिफिट मांगे तो बर्डन ऑफ प्रूविंग उसी पे है. ये चीज हमें सेक्शन 105 क्लियर करती है. Let's first read the section, then again we'll talk about more aspects of this. Let's talk about section 105. When a person is accused of any offense. So section 105 deals only with criminal law. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है. सेक्शन 105 deals with civil law, B criminal law, C both civil law and criminal law, D all the matters. It is specific to criminal law. Word is offense. Offense कहाँ आता है? Criminal law में. When a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the IPC or within any special exception, for example, exceptions to section 300, murder, or proviso contained in any other part of the same code. क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये आईपीसी पे सिर्फ अप्लाई होता है? सेम कोड का मतलब तो आईपीसी होता है. तो जनरल एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस इन अदर पार्ट, प्रोवाइजोज इन अदर पार्ट ऑफ द आईपीसी, क्या हम सिर्फ आईपीसी पे अप्लाई करेंगे 105? अगले 3 वर्ड पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स का है. Or proviso contained in any other part of the same code or in any law defining the offense. 105 applies A to IPC, B to special and local laws, C all laws concerning offenses in India, any law which defines an offense. So please remember, section 105 applies to IPC as well as it also applies to local and special laws. Wherever there is an offense, section 105 makes its entry. If an accused of any offense under IPC, also please remember I taught you IPC mein that general exceptions chapter 4 applies to every special and local law by virtue of section 40 para 2. The whole chapter of general exceptions from section 76 to 106 applies to all the offenses in India. Now, coming back to section 105, whenever an accused is accused of an offense and he wants to claim any benefit of a general exception in IPC or any exception in any other part or any proviso or any special exception in any other part of the code or in any other law which is criminal, which defines an offense, now the burden of proving is, agle do word, is upon him. The burden of proving is upon him. Now, burden of proving is upon him. यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है. ये क्वेश्चन मेंस का है, प्रीलिम्स का है, इंटरव्यू का है, तीनों का है. इसको नोट करके रख लेना. हमने क्या, what did we study earlier in IPC or even in Evidence Act? What is the standard of proof in criminal law? किस लेवल तक मुझे प्रूव करना होता है? What is the standard of proof? हम पढ़ चुके हैं.
I hope everybody know. Why are you looking at me so गवाची गां की तरह क्यों देख रहे हो मुझे? Okay, I taught you that in criminal law the standard of proof is always beyond reasonable doubt, a doubt which any reasonably prudent man will entertain. So beyond that doubt. Now, क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, तो क्या एक्यूज पे भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है? आंसर इज नो. व्हाई? सो ये क्वेश्चन मेंस का मार्क कर लो. व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ which an accused has to prove his fact while proving any special circumstance of a general exception or any exception or any proviso? और इसका अंदर आंसर ये है that the accused comes to a trial with the presumption of innocence. This is a jurisprudence principle that any accused comes to the court cloaked in the presumption of innocence. He is innocent. Now, if he is already innocent, is a presumption of innocence. If we ask him also to prove his point beyond reasonable doubt, it is not fair. एक तरफ तो आप मान रहे हो कि ये इनोसेंट है और एक तरफ इसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वही लगा रहे हो जो प्रोसिक्यूशन का है, गलत है. सो दैट इज वाई जब भी एक्यूज्ड को कोई भी चीज प्रूव करनी है वो हमेशा प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है. वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होता है, उससे एक पायदान नीचे है, एक नॉच नीचे है. So I hope everybody is clear on this point. Whenever the accused is called upon to prove any point, it is always preponderance of probability. It is not as high as the prosecution's standard, which is of beyond reasonable doubt. Now this matter has come up in many judgments. एक दो लिख लेते हैं. विजयी सिंह, ये क्वेश्चन मेंस का और प्रीलिम्स का दोनों का है, खास ख्याल रखना. विजयी सिंह, VIJAYEE, विजयी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1990 सुप्रीम कोर्ट. विजयी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1990 सुप्रीम कोर्ट. Firstly, by virtue of section 6 IPC, a court is duty bound to forward the benefit of general exceptions to the accused. Once the accused says that there is existence of a circumstance which will give him the benefit of general exceptions, then the level to which he has to prove his point is preponderance of probability, which is a standard of civil law, and not beyond reasonable doubt, which is the standard of proof for the prosecution. This thing was also reiterated in many other judgments. विजय सिंह 1990 का है. VD झिंगन वर्सेस उत्तर प्रदेश, VD झिंगन, JHINGAN, VD झिंगन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1966 सुप्रीम कोर्ट. प्रताप वर्सेस उत्तर प्रदेश, 1967 सुप्रीम कोर्ट. ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं हमारे पास. रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़,
Rizan, Rizan, Rizan versus State of Chhattisgarh, 2003 Supreme Court, where the accused failed to take the benefit of private defense. It was the court's duty to inform him that he could take the benefit. However, the court shall presume the absence of the right of private defense. If the accused claimed the benefit of private defense, he has to prove it only to the level of preponderance of probability, not to the level of beyond reasonable doubt. Same thing in Moti Singh versus State of Maharashtra, 2002 Supreme Court. मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक लैंडमार्क केस है. मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1968 सुप्रीम कोर्ट. So I hope now everybody is clear about this, that when a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances, bringing the case within any of the general exceptions in the IPC, or within any special exception or proviso contained in any other part of IPC of the same code, or in any law defining the offense, is upon him, and the court shall presume the absence of these circumstances. I hope सब इसके बारे में क्लियर हो गए हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है. I hope everybody is absolutely clear about this aspect. We now go on to the next shall presume, which is now covered in section 111A. अब हम चलते हैं सेक्शन 111A. अगला shall presume वहां है. Section 111A. Section 111A 1984 में ऐड हुआ था. एक स्पेशल एक्ट बना था उस टाइम पे, टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज स्पेशल कोर्ट्स एक्ट. टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1984. उसकी वजह से सेक्शन 111A इंसर्ट हुआ था एविडेंस एक्ट में. 1984 वो टाइम था जब टेररिज्म अपने पीक पे था, खासकर पंजाब में. those were very bad days, those were very unfortunate days. उन दिनों पे पीक पे था. उस टाइम पे जब टेररिज्म बहुत ज्यादा फैल गया था, तो ये लॉ बनाने की जरूरत थी. इसमें क्या होता था कि मास्टरमाइंड कोई और होता था. छोटे छोटे लड़कों को वो इंडोक्ट्रिनेट करके आगे कर देते थे, खुद बच जाते थे. इसीलिए ये वाला लॉ बनाया गया. इसमें एक प्रिजम्पशन ले ली गई कि अगर कुछ ऑफेंसेस जो यहां हम बताने वाले हैं, अगर वो हो रहे हैं और जब वो ऑफेंस चल रहा था तो ये आदमी वहां पे आसपास था, तो माना जाएगा इसने ही वो ऑफेंस किया है. देखते हैं पहले डिटेल में, तब इसका ऑटोमेटिकली जवाब मिलेगा. सेक्शन 111A, पहली बात तो ये है, एक बहुत ड्रैकोनियन लॉ है. बिकॉज जहां से गोली चल रही है, माना जाएगा गोली आपने चलाई है अगर आप आसपास थे. कहीं ना कहीं अगर हम याद करें आईपीसी को, तो बरिंदर कुमार घोष वाला प्रिंसिपल अप्लाइड है.
दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। वही वाला प्रिंसिपल यहां अप्लाइड है, ये प्रिजम्पशन के रूप में आया है। बट देन दीज ऑफेंसेस आर ऑल अगेंस्ट द स्टेट। छोटे ऑफेंसेस नहीं है। जब भी हम बात करते हैं सबसे हीनियस ऑफेंसेस कौन से होते हैं, सबसे डेंजरस ऑफेंसेस कौन से होते हैं? सबसे डेंजरस ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। क्योंकि अगर स्टेट नहीं है तो हम भी नहीं है, इंडिया नहीं है तो हम भी नहीं है। That is why offenses against the state are always considered to be the most dangerous, the most heinous of all offenses. Section 111A deals only with offenses against the state. Let's see them. Where a person is accused of having committed any offense specified in subsection 2. So basically जो 111A का दायरा है, it is very limited. It is only limited to certain sections which are now specified in subsection 2. So let us see which are those offenses. So when a person is accused of having committing any offense specified in subsection 2, which is the offenses referred to in subsection 1 are the following, namely A. An offense under section 121. 121, waging a war against India. 121A, conspiracy to wage a war against India. 122 or 123, gathering arms preparation to wage war against India. So offenses under 121, 121A, 122, 123, the most dangerous offenses against the state. B. Criminal conspiracy or attempt to commit. Section 122 or abetment of offense under 122, 123. So कौन से ये this is a section, this is a question of prelims. कौन से sections covered हैं section 111A में? 121, 121A, 122, 123 और 122 और 123 का अबेटमेंट, अटेम्प्ट, सारी चीजें जो आती हैं वो सब कवर होती हैं. सो सेकंड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस ऑफ प्रेपरेशन, गैदरिंग आर्म्स 122, 123. सो कायदे से ओनली एंड ओनली वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, जैसे कि मैंने बोला ये टेररिज्म के टाइम का एक्ट है, उस टाइम का ये प्रोविजन है, इसलिए ये सिर्फ टेररिज्म वाले मामलों से डील करता है. तो इसके अंदर टेररिज्म किस चीज का होता है? व्हाट इज बेसिकली टेररिज्म? इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट. इसीलिए 121, 121A, 122, 123 सारे के सारे कवर्ड है. ओके. Where a person is accused of having committed any offense specified in subsection 2, which are those offenses? 121, 121A, 122, 123, or attempt, abetment or criminal conspiracy of sections 122 or 123. Then, kahan? Where? In clause A. Any area declared to be disturbed area under any enactment for the time being in force, making provision for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order. कोई भी एरिया जो डिक्लेयर किया गया है डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. एग्जाम्पल्स: आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, एस्पा, जो जम्मू कश्मीर में लगा रहा, तभी आर्मी वहां पे. एफ्सा में क्या होता है? आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में आर्म फोर्सेस को बहुत सारे मिल जाते हैं. एफ्स्पा में आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इट हैज 2 डायमेंशंस.
मणिपुर में भी लगा रहा है, ये जम्मू कश्मीर में भी लगा रहा है। एफ्सा एक एक्चुअली एक एक्सट्रीम कंडीशन है। जब आप आर्मी को बहुत सारे राइट्स दे देते हो, ostensibly at the cost of the citizens' rights, कायदे से ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। पर हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, क्या हालात रहे हैं। आई होप एंड प्रे दैट जम्मू एंड कश्मीर कम्स वेरी क्विकली इनटू द मेन स्ट्रीम, ताकि सब वहाँ पे ये ये जो भी जम्मू कश्मीर में हो रहा है या हुआ है, वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट चैप्टर रहा है। मुझे लगता है कि शायद अगर 1948 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन हमने किया था, उस टाइम अगर प्रॉपर जम्मू कश्मीर को ले ही लेते, इंडिया में विलय कर लेते, विलय तो हो गया, बट एक उनको स्पेशल स्टेटस ना देके उनको एज ऑर्डिनरी जैसे बाकी इंडिया चला होता, तो शायद इतनी वहाँ पे प्रॉब्लम ना होती। बहुत आई हैव रिमेन्ड इन जम्मू कश्मीर, आई हैव सीन कि वहाँ पे यू विल बी सरप्राइज, देयर इज अ कॉमन परसेप्शन कि लोग सारे खिलाफ हैं, ये है वो है। सी बेसिकली लोगों को क्या चाहिए होता है, आवाम को क्या चाहिए होता है? आवाम को चाहिए, आवाम मीन्स पब्लिक, आवाम को चाहिए होता है एक उनका रोजी रोटी चले, एक पीस की जिंदगी हो और अपना प्रॉस्पर करें, ये होता है। जब आप एफ्सपा लगा देते हो, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगा देते हो, दिन रात टेररिज्म चल रहा है, रोज बम चल रहे हैं, बम फूट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पुलिस वाले आर्मी वाले मर रहे हैं, तो नेचुरल रिटेलिएशन होता है, उसमें इनोसेंट लोग भी पकड़े जाते हैं। इट इज नोन फैक्ट कि आटा पीसते वक्त घुन भी पिस जाता है, उससे एक बैड सेंटिमेंट होता है, और कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती गई जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हमें इंडियंस नहीं है, या हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता है। उसको these flames were further fanned by many political leaders. I don't want to go into politics. And most of the political leaders became very, very rich at the cost of the poor citizens of Jammu Kashmir. जम्मू कश्मीर के लोग, मैं रहा हूं वहां पे एज ए पुलिसमैन, बहुत सिंपल है, जैसे पहाड़ के लोग होते हैं, बहुत लविंग है। दिस इज द रीजन व्हाई आई टुक अ जेस्चर कि मैं सारे कश्मीर के बच्चों को फ्री करा रहा हूं ये कोर्स, बिकॉज मैं उनको देखा हुआ है, मैं वहां रहा हुआ हूं, मुझे पता है वो कितने अच्छे लोग हैं। और अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर के सारे लॉ स्क्रैप हो गए हैं बाय द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, दिस इज द रीजन व्हाई आई नो कि सारे लॉज अब नए हैं, और वहाँ उनको ना तो पढ़ाई चल रही है, टेररिज्म का माहौल में कहाँ पढ़ाइयाँ होती हैं, बट उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बहुत ड्रीम्स हैं, जो चाहते हैं हम जज बने, अच्छा लॉ ऑफिसर्स बने, अपनी इनकम लाएं, तालीम है। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू गिव फ्री एजुकेशन, फ्री एक्सेस टू माई लेक्चर्स, टू माई एंटायर, ये जो कोर्स चल रहा है, टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर वैली। नाउ इसी कंटेक्स्ट में हम ये पढ़ रहे हैं कि जहां पे एनी एरिया इज डिक्लेयर टू बी अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर एनी इनैक्टमेंट, तो इनैक्टमेंट्स कौन सी हो सकती है? एक तो हो गया आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेशल पावर्स एक्ट, ये आ गया आपका एफ्सपा। उसके बाद हमारे पास 144 सीआरपीसी स्पेशल इनैक्टमेंट है। तो जहां पे स्पेशल इनैक्टमेंट से वी हैव एनी एरिया डिक्लेयर्ड टू बी a disturbed area, so this A clause deals with disturbed area because of a legal enactment। अब वो चाहे एफ्सपा है और चाहे हम उसको 144 सीआरपीसी में ले लें। तो यहां पे तो ये ऑफेंस कहां हो रहा है? A, in a disturbed area which has been declared as a disturbed area by virtue of any
legal enactment. Second, B, any area in which there has been, over a period of more than 1 month, extensive disturbance of public peace. दो जगह ये प्रिजम्पशन लगेगा. एक, जिसको स्पेशल इनैक्टमेंट ने एक डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है, चाहे वो एस्पा है या वो 144 सीआरपीसी है या कोई और लॉ है. बी, कोई इनैक्टमेंट में डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित नहीं किया, हमने वहां 144 नहीं लगाई, कोई भी रीजन था, वहां एस्पा नहीं है, बट 1 महीने से वहां एक्सटेंसिव डिस्टर्ब, द वर्ड एक्सटेंसिव इज इंपॉर्टेंट. Extensive is different from the word sporadic. It is not sporadic. It is extensive. It is extensive disturbance of public peace. Extensive disturbance, कई बार क्या होता है, communal riots हो जाते हैं. अभी भी recently हमने बैंगलोर में देखे. I feel very pained to see as a ex-IPS officer, as a citizen of India, जब ये कॉम्युनल दंगे होते हैं. India is a secular country. Secularism is a very part of our constitution. It is even enshrined in the preamble. We are a nation, और नेशन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई all coexist as an Indian. We have no religion. We have only one religion. We are Indians. कॉम्युनल जब राइट होते हैं, I have faced them. I have handled them as a police officer. कॉम्युनल जब राइट्स होते हैं, scores of innocent people die. बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, young people, they die. For what? कौन सा मजहब कहता है, कौन सा रिलीजन कहता है कि मारो? क्या इस्लाम कहता है? नहीं. क्या हिंदुइज्म कहता है? नहीं. क्या क्रिश्चियनिटी कहता है? नो. क्या पारसीज कहते हैं? नो. कुछ, some leaders who have an axe to grind, they do it. We want to become superpowers in the world. Is this the way? वहां पे अमेरिका में एक ब्लैक मरा, वो पुलिस वाले ने जो मारा, पूरा अमेरिका जल गया. Instead of reforming yourself, reforming your thought, is this the answer? Is violence the answer? We as mature citizens of this country, in a democracy, we must remember these are acts of a banana republic. These are acts of Stone Age men, of the Paleolithic men, not of today's cultured so-called superpowers. We have many ways of giving our resentment. It's a democracy. We have 1 million ways of showing our resentment. But then at that moment of frenzy, which is fired by few vested elements, we play into their hands.
who thrive on dividing India on religious lines. This is the reason why we are not able to grow as a nation. That is a basic reason. We as Indians, we as responsible citizens of this country, we must remember we have to grow above these. We are a democratic nation. We are a republic. This is the time when we have to grow. We have to shun these stupid, petty, frenzied politics and stop becoming tools in the hands of vested politicians or such leaders who want us to fight. Sorry, I digressed because sometimes it hits me bad. We come back. So this section 111A is basically dealing with those areas which have been disturbed and which have been declared as a disturbed area by any legal enactment. And secondly, any area where there has been an extensive disturbance to public peace for more than a month, this section, this presumption applies to that area. Now, if any of these offences are committed in any of these two areas where any area has been declared to be of a disturbed area or any area where there has been an extensive disturbance of public peace for more than 1 month, then, and it is shown that such person had been at a place in such area at a time when firearms or explosives were used, or from that place, at or from that place. Now, it is merely shown. See, when I use the word shown, I told you in the beginning, the word shown is to be treated differently from the word proved. Shown means only prima facie evidence. There is no need for proof. So it says, and it is shown that such person had been at a place, his presence has been shown at a place in such area at a time when firearms or explosives were used at. वहां से firearms use हुए हैं. When firearms or explosives were used at or from that place, उस जगह या वहां से, to attack or resist the members of any armed forces or forces charged with maintenance of public order. वहां से गोलियां चली या कुछ भी explosives या कोई भी attack हुआ है on members of armed forces. Armed forces means army, navy and air force, or forces charged with maintenance of public order यानी कि पुलिस, CRPF वगैरह, acting in discharge of their duties. अगर ये सब है तो अगर एक जगह है जहां पे इनैक्टमेंट की वजह से डिस्टर्ब्ड एरिया उसको घोषित किया गया है, या जहां पे 1 महीने से ज़्यादा एक्सटेंसिव डिस्टर्बेंस है और वहां ये बस प्रीमा फासी नज़र आ जाए कि ये आदमी उस जगह पे had been at a place where explosives were used at or from that place on the security forces, whether they were army or they were police, then what will be the presumption? It shall be presumed, unless the contrary is shown, that such person had committed that offense. So merely वहां से अगर कोई resistance हुआ आर्मी का या पुलिस का, तो मान के चलेंगे कि इसी ने खुद वो एक्सप्लोजिव्स चलाए हैं, इसी ने खुद पर्सनली अटैक किया है. This is a presumption which is raised by section 111A. So I hope now everybody is clear about section 111A. We now go on to section 114A.
Now 114A is the last section of shall presume. Now when I go to section 114A, 114A deals with the offense of rape. Now this is another very, very important section because many times this question has come up both in the courts as well as other places. Now, section 114A deals with the presumption which a court will take in cases of rape. Firstly, let us understand this section. First point is that this section applies only to 376 clause 2. 376 has two important clauses. 376 clause 1, where there are ordinary cases of rape, and then aggravated forms of rape in 376 clause 2. Section 114A deals only with section 376 clause 2. Pehla point. Second point. The question is whether the act was of rape or there was consent of the girl. As far as consent of the girl is concerned, consent of the girl is immaterial if she is below 18. So here we are going to presume that the girl is above 18, because any consent of a girl below 18 is not her consent. It cannot be taken to be her consent because the age of consent in section 375 is 18. So we are going with the presumption that the girl is 18 above. Now, third point. The question which has come up is whether there was consent of the girl. Whether the girl had consented to the sexual intercourse. Now, as far as sexual intercourse is concerned, the consent of a girl condones an offense. If there is consent of the girl, then it is no longer rape, because then it goes out of the very definition of rape. So, to fall in the definition of rape, there must be no consent or a vitiated consent. So here the question is, where the question only arises whether the girl had consented. So the subject matter of section 114A is whether the girl had consented to the act or not. If the girl says, no, I had not consented, the court shall presume that the girl had not consented. Why? Why of this section? You know, in India, आज भी लड़कियों को बहुत आंख की शर्म है. Section 114A is based on public policy. That girls are shy. Firstly, they are not ready to come to the court. Even if they come to the court, they are asked very embarrassing questions. And that is the reason why a victim will shudder to tell the truth. And naturally, girls will never get justice. That is the reason why we had to frame section 114A. That in cases of aggravated rape, where the question arises whether the girl had consented, and the girl says that she did not consent, the court shall presume that she did not consent.
this law, section 114A, was inserted by the 1983 Amendment Act. Before 1983, rape was not taken as a very, very serious offense. In the early years, we have seen that rape was, a married woman, no telltale signs of injury, rape charge would not be proved. The consent of the girl would normally be accepted, be presumed. So, there was a case, I'll deal with it in IPC in detail, famous as the Mathura rape case. For the first time वहां पे शोर मचा. नहीं तो पहले क्या होता था, मैरिड वुमन है, चोटें नहीं है, ना रेपिस्ट को ना ही विक्टिम को, कंसेंट प्रिज्यूम हो जाती थी. इतने एम्बैरेसिंग क्वेश्चन पूछे जाते थे लड़की से कि वो छोड़ ही देती थी. All these, laws were changed. When I'll come to section 375 IPC, वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ presumption की. So here we are only talking about presumption. And it is a shall presume, the last shall presume which we are doing today. So let's go back to section 114A. It says, in a prosecution for rape, under clauses so and so, so and so, so and so of subsection 2 of section 376 of IPC, where sexual intercourse by the accused is proved. Before going into any presumption, you must prove that sexual intercourse by the accused has taken place. So firstly, the proved, not shown, approved word hai. So before going into presumption, you have to prove that sexual intercourse did take place. Where sexual intercourse by the accused is proved, and the question is whether it was, और मेन मुद्दा क्या है, एक्यूज कहता है मानता हूं सर इंटरकोर्स हुआ बट उसकी मर्जी थी, उसने मुझे घर बुलाया था वगैरह वगैरह. नाउ एंड द क्वेश्चन इज वेदर इट वाज without the consent of the woman alleged to have been raped, and she states in her evidence before the court that she did not consent. और अब वो अंडर ओथ कहती है कि मैंने कंसेंट नहीं दी थी, मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, या मेरी कंसेंट विशिएटेड थी, मुझे दारू पिला के, जो भी रीजन से मुझे मेरा विशिएटेड कंसेंट है, then the court shall presume that she did not consent. इसका मतलब क्या हो गया, अब जिस पे रेप का चार्ज है वो प्रूव करेगा. The onus of proving is now on the person accused of rape, that now you prove that she had consented. कहीं ना कहीं ये निगेशन है, ये वुलमिंगटन का निगेशन है. वुलमिंगटन ने कहा है that the burden never shifts, यहां पे शिफ्ट हो गया. Why? Public policy. That is why this shall presume becomes so important here. I hope everybody has understood all the shall presumes. We finish with all the shall presumes today. Next time I take up conclusive proof, presumptions of law which are irrebuttable. 3 sections हैं, 112, 113 और 41. Next time we go into conclusive proofs. Thank you. God bless.